एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक तो जो नया कॉरिडोर बन रहा है फ्रॉम मुंबई टू यूरोप, उस हवाले से बात करेंगे कि उस पे कंसर्न्स क्या हैं, स्पेशली टर्की के, और फिर पाकिस्तान में सीपेक के हवाले से क्या उसके लिए थ्रेटन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना भी पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। वो अफ्रीका हो, वो मिडिल ईस्ट हो, वो ईरान हो या कोई दूसरे दुनिया के ममालिक हो, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। उसके लिए क्या थ्रेटनिंग हो सकता है या नहीं। इसके साथ साथ अभी एक आध दिन पहले की बात है कि एक तकरीब में रशियन जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना एंड रशिया एक कोर ग्रुप है, और इंडिया, पाकिस्तान, चीन एंड रशिया कभी एक साथ नहीं हुए या एक साथ नहीं रहे किसी एक ग्रुप में। क्या मतलब है इसका, इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट फ्रॉम चाइना, सुमित जैन साहब। आप यकीनन जानते हैं, अपना यूट्यूब भी उनका है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भी आप उनको देखते रहते हैं। तो जैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Fakar bhai, thank you so much for calling. Namaskar from Bharat, Ni hao from China. थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। आपको भी हम नमस्ते कहेंगे, और निहाओ का खैर हमें इतना नहीं चाइनीज आती, बल्कि बिल्कुल नहीं आती, तो आप नमस्ते आता है तो बिल्कुल ठीक है। हम आपको हिंदी जो थोड़ी सी हमें आती है, बल्कि काफी सारी आती है, तो उसमें आपको कहते हैं वेलकम एंड नमस्ते एंड बखैर रागले और जी आया नो। अच्छा सुमित साहब, एक तो जो कॉरिडोर के हवाले से मेरे ख्याल में G20 तो खैर बड़ा बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि डंका बजा उसका, पूरी दुनिया में लोगों ने बड़ा एक अलग तरीके से इस G20 को लिया, जो 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है। लेकिन इसके साथ जो कॉरिडोर वाली बात है, वो मुझे लगता है कि सबसे एक शायद बड़ी स्टोरी, मुझे जाती तौर पे बहुत बड़ी एक स्टोरी लगी। हालांकि और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं इसके अंदर, सऊदिया और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है उसके पीछे, लेकिन वो अलग किसी शो में करेंगे। क्या आपको लगता है कि क्या क्या चीजें इजी हो सकती हैं, ईज ऑफ बिजनेस कैसे, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो यूरोप तक, आपको लगता है क्योंकि बीच में कुछ समंदर है, फिर मिडिल ईस्ट आता है, फिर इसराइल तक जाता है, इसराइल से फिर आगे जाके वो ग्रीक तक जाएगा, तो क्या कहेंगे। और ये मतलब थ्रेट पे हम बाद में बात करते हैं, पहले इसके जो दूसरे पॉइंट है, जो इंडिया जिस मकसद के लिए इसको बना रहा है, वो उस पर थोड़ी सी बात आपसे करें। फकार भाई, देखिए, मोदी जी का एक स्टाइल है काम करने का। वो हर चीज को आइसोलेट करके नहीं करते, वो बहुत ज्यादा डॉट्स होते हैं, उसको इकट्ठे करके एक लाइन बनाते हैं अपनी। अब देखिए, G20 से पहले मोदी जी कहाँ गए? एक दिन पहले आसियान की मीटिंग करने के लिए गए वो, और वहां पर जाकर उन्हें ये प्रोजेक्ट को बेच के आ गए। अभी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुआ था, ये कॉरिडोर अभी अनाउंस नहीं हुआ था, मोदी जी वहां पे उसको बेच के भी आ गए। ये होता है जैन बुद्धि, जिसको हम गुजराती बुद्धि बोलते हैं। अब मैं ओके। बताता हूँ कैसे। जी। वहां पर उन्होंने बोला कि भाई, आप ऑलरेडी चाइना से तंग है, जी। आपका माल नहीं बिक रहा। मेरी कंट्री जी। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जो जी। हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। बट हमारी अकेली जो मार्केट है वो आपको केटर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे अपनी इंडस्ट्री भी है, हमें उसको भी संभालना है। जी। मैं आपको एक काम कर सकता हूं, मैं आपको, भारत एक हब बन जाएगा आपके लिए। आप अपना माल, जैसे पहले आप हांगकांग से एक हब है, या सिंगापुर एक हब है, आप उसको यूज करने के बजाय भारत को एक हब की तरह यूज कीजिए, और जी। मैं आपको मिडल ईस्ट और यूरोप की मार्केट आपके लिए खोल सकता हूं। जी। तो एवरीबॉडी हैज सेड यस टू अस कि भाई, भारत एक हब बनेगा साउथ ईस्ट एशिया के लिए। अब जब वो कंट्रीज हमारे साथ आ गई हैं, उसी कंसेप्ट को फिर हमने मिडल ईस्ट को और यूरोप को बेचा है कि भाई, जी। मेरे पास साउथ ईस्ट एशिया की भी मार्केट है, मेरी अपनी मार्केट भी है। नाउ वी वांट अ कॉरिडोर जो हमें साउथ ईस्ट को आपके साथ कनेक्ट करे। वो जी। हम सी पोर्ट से कर सकते हैं। अगर रेलवे लाइन बन जाए जो यूरोप तक जाए, तो ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा। अब लोग बोलते हैं ये फिजिबल कैसे है? देखिए, एग्जैक्टली। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होती है प्लानिंग और दूसरी होती है मनी, उसको प्लानिंग को बिल्कुल। पूरा करने के लिए। बेशक। बेशक। अब इसके अंदर पार्टनर्स कौन कौन है? मिडल ईस्ट है, सऊदी बिल्कुल। है, जी। जिनके पास पैसा है। इजराइल है। और और मेजर जो रेलवे लाइन बननी है, वो इसी जगह पे बननी है, कॉरिडोर में भी। मिडल ईस्ट भारत में। से जो माल जाना है वो तो शिप में जाएगा,
जी, बिल्कुल। फिर थ्रू ट्रेन जो मिडल ईस्ट में से निकल के इज़राइल से सीधा यूरोप में। अब आप एग्ज़ैक्टली। देखिए कि गेम चेंजर कैसे है भारत के लिए? भारत को कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। रेलवे लाइन का ओके। प्रोजेक्ट भारत ले रहा है बिकॉज़ इसके अंदर चाइना नहीं है, तो और किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है रेलवे लाइन डालने की, और ट्रेन भी जाएगी तो वंदे भारत जाएगी। क्योंकि वो भी ओह! भारत 200 की स्पीड पे ऑलरेडी हमने अपने कंट्री में टेस्ट कर ली है। दैट बिल्कुल, मीन्स सेमी सुपर फास्ट ट्रेन्स हमारे पास हैं, उसके एग्ज़ैक्टली। अंदर रेलगाड़ी जाएगी, वो भी हमारे से जाएगी और कोई कंट्री दे नहीं सकता। देखिए इज़राइल के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, जी, सऊदी के पास नहीं है, मिडल ईस्ट के पास नहीं है। जब हम पार्टनर हैं, तो जाएगा भी हमारे से ही। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बाद में ट्रेड रूट्स का फ़ायदा भी हमें मिलने वाला है। ओके। अब मुझे जो खबर मिली है हल्की-सी, जो ट्रेन की ट्रेन है, वो पूरी की पूरी भारत में लोड होकर शिप में जाएगी और शिप से जब वहाँ पहुँचेगी, पूरी हम्म। ट्रेन निकल के आगे चली जाएगी। आपको लोडिंग, अनलोडिंग का काम करने की ज़रूरत नहीं ये पड़ेगी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरे माइंड में ये था, मैंने कहा अगर यहाँ से लोड होगा फिर वो जब लेली पे अनलोड होगा फिर उसके बाद फिर लोड किया, तो ये पॉइंट आपने बड़ा जबरदस्त वो किया हुआ है, जबरदस्त। ये क्लियर तो हुआ है मेरा माइंड इस हवाले से, यस, ठीक। ये बहुत लोगों के दिमाग में था। तो मेरी यस। जब मिनिस्ट्री में बात हुई तो कहते हैं हमारा ये मॉडल इज़ नॉट अ नॉर्मल मॉडल, इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, जहाँ पर पूरी ओके। की पूरी ट्रेन्स को लोड करके आगे, सो दैट देयर इज़ नो टाइम लॉस। देखिए बिज़नेस के अंदर टाइम इज़ मनी। अगर एग्जैक्टली। लोडिंग अनलोडिंग में ही हमने टाइम लगाना है, और सेकंडली आप देखिए मिडल ईस्ट के अंदर यस। वहाँ पे अगर लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, फिर दोबारा से लोडिंग होगी, तो वहाँ पे लेबर इतनी बढ़ जाएगी कि मटीरियल से ज़्यादा तो लेबर कॉस्ट बढ़ जानी है। सो बिल्कुल इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव गोइंग टू बढ़ बी जाएगा। फीजिबल। तो देयर हैज़ टू बी अ न्यू वे व्हिच द जो भारत की गवर्नमेंट ने और सबने मिलके बनाया है इसको। तभी गुड। ये इसको बोलते हैं गेम चेंजर। अब ये आपने बोला कि भई प्रोजेक्ट क्या है? तो मैंने आपको मोटा-मोटी ये प्रोजेक्ट समझा दिया कि भारत अब एक हब बन रहा है। जैसे आप पहले दुबई को एक हब मानते थे, हांगकांग एक बेशक। हब है, बेशक सिंगापुर एक कारोबारी। हब है। अब भारत बेशक। ने अपने आप को, पूरे भारत को एक हब की तरह एक प्रोजेक्ट किया है, और आपने देखा कि जो जैसे वो एयरप्लेन्स हैं, इसकी भी मेंटेनेंस अब भारत में हो रही है। शिप्स की मेंटेनेंस हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो आप देखिए ये कॉरिडोर आज आया है, लेकिन इसके ऊपर काम 5-6 साल पहले से शुरू कर दिया था। एक्चुअली। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर लिया है सारी चीज़ों के लिए। अब हम्म। मार्केट हमने ऑलरेडी पकड़ ली, साउथ ईस्ट हम्म। एशिया की, या। अफ्रीका को हमने अपने पाले में, ग्लोबल साउथ को हमने अपने साथ ऑलरेडी 120 बिल्कुल कंट्रीज किया। को जोड़ लिया है। ये भारत ने अपने लिए नहीं किया है सिर्फ, ये प्रोजेक्ट है पूरे साउथ, जो ग्लोबल साउथ है उसको जोड़ा है अपने हम्म। साथ, और फिर हम्म। यूरोप की मार्केट को जोड़ने की बात हो रही है। बिल्कुल सुनिल जैन साहब, बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यकीनन। मुंबई टू यूरोप एक बहुत लंबा रूट, एक बहुत बड़ा रूट, और यकीनन जब भी ये शुरू हो जाएगा तो नो डाउट अबाउट दैट कि गेम चेंजर होगा। आपने बात की एक तो पैसे की, एक प्लानिंग की। अच्छा, एक विजन। अभी क्योंकि मैं शो से पहले, थोड़ी देर पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था बीबीसी की वेबसाइट पे, मोहम्मद बिन सलमान साहब और नरेंद्र मोदी साहब के दरमियान कहते हैं कि जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल ऐसे नहीं है कि बस वैसे ही हेड ऑफ द स्टेट से वो दोनों, ऐसे नो, नहीं नो, है। नो। मतलब उनके दरमियान बहुत बड़ी दोस्ती है। शेख जैद अल नहयान साहब बड़े करीबी दोस्त हैं मोदी साहब के। वो ये नहीं है कि वो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया के हैं या भारत के, या फिर वो यूएई के हेड ऑफ द स्टेट है तो इस वजह से वो उसमें नहीं मिलते। वो पर्सनल उनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। कि विजन कितना बड़ा, मतलब उसका वो मैटर करेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर या इससे रिलेटेड और चीजों के अंदर? फकार भाई देखिए, आपने कभी भी जियो पॉलिटिक्स में आपने कभी ऐसी केमिस्ट्री नहीं देखी होगी जो मोदी जी की आप या। देखते हैं, जैसे एग्री। सऊदी प्रिंस के साथ है या इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो ऐसे बिल्कुल सही। लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं। मुझे बेशक। वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट एक बिल्कुल। केमिस्ट्री होती है वेयर यू फील कंफर्टेबल इवन लुकिंग एट बिल्कुल। देम स्टैंडिंग टुगेदर ऑन द या। स्टेज। ये एग्जैक्टली। कभी भी डिप्लोमेसी में आपने कभी देखा नहीं होगा। एक कोल्डनेस होती है कि मेरा कंट्री मेरा, आपका कंट्री आपका। यहाँ बिल्कुल, पे एक तो ऐसी होती है कि प्रोटोकॉल जैसे, बड़ा वो ख्याल कहते रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हाँ, बड़ा फ्रेंडशिप सा वेरी माहौल बन। फ्रेंडशिप, और ये या। मोदी जी की जीत फ्रेंडली है। माहौल। देखिए ये मोदी जी की जीत है, जैसे इन्होंने अपने रिलेशंस बनाए हुए हैं। भई दोस्ती यारी में अब तो ऐसी बातें होती हैं, जैसे सऊदी सऊदी प्रिंस के साथ बैठे, "ओ भई तुमने मुझे बोला था कि तुम 100 बिलियन लगा रहे हो, वो कब लगा रहे हो?" वो कहता जी अभी हाँ, लगा देते। भई अभी आप लगा सोच देते के हैं, देखिए बिल्कुल। कि 100 बिल्कुल। बिलियन डॉलर बिल्कुल।
भाई एग्जैक्टली। एक झटके में उन्होंने बोल दिया यार अभी लगा देते हैं, ये होती है दोस्ती यारी। और इसी को गेम हम्म, चेंजर बोला जाता है, जो मोदी जी ने पिछले 9 साल में ये कमाई की है। देखिए ये जो विजन है ना, ये विजन होता है कि अगर आप अपने कंट्री को पहले रखते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को आगे नहीं रखते। ये जबरदस्त। फ़र्क आपकी गवर्नमेंट्स में भी और हमारी जो पहले गवर्नमेंट्स थी उसके अंदर भी ये चीज़ थी, आई फर्स्ट। ओके। कंट्री फर्स्ट पहली बार हमें मिला है कि कंट्री फर्स्ट मोदी जी रखते हैं। जब आप अपने देश से प्यार करते हैं, अपने ओके। देश की तरक्की की बात करते हैं, दूसरा आदमी भी आपको इज़्ज़त देता है। जब आप आई फर्स्ट रखेंगे, तो वो भी देखते हैं यार चोर हैं, यू नो, तो वो हाँ, आपको हाँ, चोर की बिल्कुल नज़र से सही देखते कह हैं, रहे हैं। और वो एक और आपको इज़्ज़त नहीं देते। और हम्म, यही फ़र्क है, हमारे हुक्मरानों को भी पहले इज़्ज़त नहीं मिलती थी, हमें भी साइड पे खड़ा कर दिया जाता था, जैसे हम्म, आपके प्रधानमंत्री को साइड पे हम्म, किया जाता है आज भी। हम्म, क्यों? वो आई फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट नहीं है। तो या, ये गेम चेंजर्स इसलिए बनते हैं और ये जो पर्सनल केमिस्ट्रीज़ हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करती हैं इस सारे हाँ, चीज़ों के सक्सेस के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा जैन साहब एक चीज़ तो एक तो सीपैक के हवाले से थोड़ा-सा आप बताइएगा क्योंकि आप चाइना में रहते हैं, इंडिया आपका कंट्री है और सीपैक में पाकिस्तान और चाइना है। साथ में वो कहते हैं कभी कहते हैं ईरान हमारे साथ हो गया, कभी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने बड़े कंसर्न्स शो किए हैं। अभी इसलिए एमबीएस आए भी नहीं। हालाँकि पहले ये कह रहे थे कि न्यू दिल्ली जाते हुए वो शायद थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए आएँगे। और फिर इनको था कि शायद वो वापस अगर जद्दा जाएँगे तो शायद रास्ते में 2-4 घंटों के लिए रुक जाएँगे, लेकिन ना आते हुए और ना जाते हुए वो नहीं रुके। और ये कंसर्न्स कहते हैं कि आर्मी चीफ के पास, क्योंकि हमारे यहाँ तो आखिरी वो होते हैं, सबसे बड़े बॉस हमारे वही होते हैं, तो उनके पास जाके शिकायत लगाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर तो बस ठीक है बैठो, और ये केयरटेकर की तो फिर बिल्कुल ही जो है ना, या मतलब न 3 में न 13 में होते हैं। तो क्या लगता है कि सीपैक के लिए कितना थ्रेट हो सकता है? हालाँकि सीपैक को इन्होंने तो पहले ही काफ़ी बड़ा गर्क किया हुआ है, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन क्या हो सकता है कि सीपैक से उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी और फिर टर्की जो कंसर्न शो कर रहा है कि हमें ये बायपास क्यों किया गया, हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं कर सकते। तो इसमें कितनी हकीकत? देखिए सीपैक सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के बीच का प्रोजेक्ट है। जी, बिल्कुल। इसमें मिडल ईस्ट कहीं भी आता नहीं है। जी, बिल्कुल। तो इट इज़ अ पर्सनल लव अफेयर बिटवीन यू एंड चाइना। चाइना। सेकंडली आपने बोला कि मेरे अपना कंट्री है, चाइना मेरा कंट्री नहीं है, मेरी वाइफ का कंट्री है। मेरा मैंने कंट्री बोला है, भारत था, है मैंने कहा और वहाँ पे आप भारत ही रहते रहेगा। हैं और हिंदुस्तान आपका कंट्री है। मैंने ये बोला है, क्लियर हाँ, कर दूँ दोबारा। लेकिन जी, जी। अ, एज़ फार एज़ सीपैक इज़ कंसर्न्ड, देखिए अगर आप मुझे पूछते हैं नॉट एज़ अ भारतीय, हुँ। लेकिन चाइना के अंदर भी ये चीज़ है कि सीपैक हमारा फेल हो गया है। आपने चाइनीज़ को फेल कर दिया इस प्रोजेक्ट के अंदर, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। पैसे भी खा लिए, प्रोजेक्ट पूरा भी किया नहीं है, अब ये फँस गए हैं। ये हड्डी ऐसी है, ना निकाल सकते हैं, ना रख सकते नहीं, ये हैं। टूट सकते हैं। एज़ फार एज़ जो हमारा ये मिडल ईस्ट का जो कॉरिडोर बन रहा है, अब मैं उसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ आपको। मैंने अभी आज ही का एक शो भी की ये बात कर रहे थे हम लोग जी, कि भई अब एक हाईवे बन रहा है। आपका एक प्लानिंग है कि मैं हाईवे को एंड तक कहाँ तक लेके जाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, आप हाईवे बना रहे हैं, दूसरा एक और हाईवे आ गया जो इसके बीच में से निकल के चला गया। अब हुँ, आपका हाईवे वहीं पे रुक जाएगा। जी, इसको बोलते हैं टी जंक्शन, बोलते हैं टी जंक्शन आ गया। हम राइट बिल्कुल, राइट जाएँगे या लेफ्ट बिल्कुल। जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। मोदी जी ने बीआरआई को रोका ही नहीं है, वहाँ पे डी जंक्शन खड़ा कर दिया है। क्योंकि इनका हुँ, हाईवे चल रहा था बीआरआई का। वी हैव क्रिएटेड अवर ओन रोड इन फ्रंट ऑफ ओके। देम। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। देखिए चाइना पूरी कोशिश करेगा कि कोई ना कोई गलत एलिमेंट्स को, जैसे ईरान को खड़ा कर देगा बीच में कि भई आप इस प्रोजेक्ट को होने ना दो। क्योंकि राइट। उसमें देखिए चाइना का एक दबदबा है, बीआरआई के कारण सारी कंट्रीज़ को उन्होंने जोड़ के रखा। भारत पता नहीं कहाँ से बीच में मोदी जी आ गए और अपना हाईवे अपनी रोड बीच में से निकाल दी। चाइना राइट। इस चीज़ को बर्दाश्त आसानी से ना तो डाइजेस्ट करेगा, ना ओके, इसको बर्दाश्त करेगा। तो ये ओके। भी हरकतें करेंगे। बट मोदी जी ने एक बार तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को और यहाँ पर लोगों को हिला दिया है कि व्हाट हैज़ दिस हैपेंड? हम अकेले दादा इस पूरे प्रोजेक्ट्स के, पूरे एरिया के हम सपने ले रहे हैं कि हम अफ्रीका तक लेके जाएँगे। हुँ, मोदी जी ने बीच में रोड खड़ी कर दी। हुँ। बहुत मुश्किल है इनके लिए डाइजेस्ट करना। ये तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा काम हो सकता है। सेकंडली, बिल्कुल। व्हाई इट वाज़ इम्पॉसिबल? भाई सऊदी अरेबिया से जा कहाँ रही है ये? इज़राइल। इज़राइल। आप एग्ज़ैक्टली, कभी इमेजिन कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली, इज़राइल बिल्कुल। और सऊदी इकट्ठे हो जाएँ और बोले कि भई ये गेम चेंजर है, लेट्स जॉइन हैंड्स। और फिर जब खीर बट ही रही हो, तो अर्दगन हुँ। भी आगे भैया खीर बट रही है, मैं भी बीच में से थोड़ा-सा 2-4 चम्मच ले लूँ। सही, 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 तो सही।
तो जो खलबली है वो इसलिए है कि तुर्की भी अब आज की डेट में देखिए बहुत डाउन है। उनकी इन्फ्लेशन हाँ, लेवल्स ऑलरेडी 50-60% से ज़्यादा चले गए, बिल्कुल। करेंसी उनकी क्रैश कर रही है। पूरे वर्ल्ड में वो भी आइसोलेट होते जा रहे हैं। दे आल्सो वांट टू बिकम रेलेवेंट अगेन। और अगर सऊदी, मिडल ईस्ट वाले बीच में लगे हुए हैं, अमेरिका की सपोर्ट है, भारत बीच में लगा हुआ है, इज़राइल भी लगा हुआ है, व्हाई नॉट टेक सम एडवांटेज आउट ऑफ इट? और सेकंडली तुर्कियों को और भी है कि अगर कल को मैं इसका पार्ट बनता हूँ, रेलवे लाइन मेरे से निकल के जाती है, मुझे कभी भी इनको तंग करना पड़े तो मेरे पास टूल है एक, कि भाई मैं हम्म। इनको तंग कर सकता हूँ। देखिए जियोपॉलिटिक्स में आपको आज का नहीं सोचना होता, आपको हाँ, अगले 10 साल, 20 साल के बाद क्या बिल्कुल, हो सकता है, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। पॉसिबिलिटीज को आज लेके चलना पड़ता है। सो तुर्की वांट्स टू रिमेन दैट रेलेवेंट आल्सो एंड अ ट्रबल मेकर आल्सो फॉर दिस प्रोजेक्ट। हम्म। तो ये भी रीज़न है, तो खीर बट रही है, बहुत लोग आएँगे बीच में, जो कई मक्खियाँ भी आएँगी बीच में चखने के लिए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, सुमित जैन साहब, एक चीज़ मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि एक रूट है पाकिस्तान का, ईरान के साथ बॉर्डर है, ईरान का सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के साथ, सॉरी डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इराक और यूएई के साथ उनका डायरेक्ट बॉर्डर है, और एक तरफ टर्की को वो टच करते हैं, जो यूरोप का कॉरिडोर कहा जाता है फ्रॉम एशिया। तो ये ज़्यादा बेहतर ना होता कि अगर इस रूट से जाते तो आपका सारा जो ये रेल कनेक्टिविटी है, मिसाल के तौर पर, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान बीच में आता। यकीनन अगर हम कहते हैं कि जी अमृतसर से एक ट्रेन निकलेगी, वो लाहौर आएगी, लाहौर से वो फिर जाएगी बलूचिस्तान, तफ्तान पे, तफ्तान से फिर वो मशहद और इस तरह से होते हुए जायदान और तेहरान से होती हुई फिर वो इस्तांबुल भी जा सकती है, और वो आपकी यूएई भी जा सकती है, दोनों रूट्स अवेलेबल है। तो ये ज्यादा वो नहीं था, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को ही नहीं लेके आ जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक ज्यादा पॉसिबिलिटीज की बात कर हुँ, रहा हूँ कि ज्यादा फिजिबल रूट नहीं बनता। देखिए वी अंडरस्टैंड कि कौन-सी और हम सऊदीया पॉसिबिलिटी। से डरते भी हैं, सॉरी मतलब आपको वो काट रहा हूँ, लेकिन हम सऊदीया और यूएई से डरते भी हैं। वो अगर हमें कुछ कह देना कि ऐसा कुछ नहीं करना, तो हम फिर चू नहीं करते, ये भी मैं आपको बता दूं इस देखिए, सूरत में। मैं हमेशा बोलता हूँ, कई पूँछ ऐसी होती है जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सही, कोई भी कुछ कर दे और सीधी नहीं हो सकती। सही, 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 सही। तो देखिए, मैं आपको सीधा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब कोई विपदा आती है, जिसको हम एक वर्ल्ड में कोई कैलेमिटीज़ आती हैं, उसमें हर एक की होती है कि भई वो दुश्मन हो, दोस्त हो, हम इसकी हेल्प करें। जी, अफ़गानिस्तान के अंदर खाने की कमी थी, हमने बोला कि भई हम वहाँ पर गंदम भेजना चाहते हैं, आपने नहीं जाने दी यस, आपकी कंट्री के बीच में से, जबकि जी, आपका उसमें 1 भी रुपया लगता नहीं था। हम बिल्कुल। 50,000 टन फ्री में अफ़गानिस्तान को भेज रहे थे, आपने रास्ता नहीं दिया, हमने फिर ईरान के थ्रू भेजी वो। जब आप उस ह्यूमैनिटेरियन वो भी आपके अफ़गानी भाइयों के लिए भेज रहे हैं हम लोग। जिसको आप अपना 5वाँ सूबा बनाने की सोच रहे थे, हम्म, आपने वो भी हमें रास्ता नहीं दिया। आपको लगता है कोई चीज़ ऐसी जो भारत की तरक्की की बात हो, आप हमें रास्ता दे देंगे? नहीं हो सकता। हम्म, इसीलिए राइट। वो हमारे दिमाग में है कि हम अगर रेलवे लाइन से ही जाएँ तो बेटर है। तो शायद जिस दिन आप हमें पीओके दे देंगे या गिलगिट का एरिया दे देंगे, वहाँ से अफ़गानिस्तान और आगे रास्ता निकल जाएगा। हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, इसलिए कश्मीर तक हमने ऑलरेडी रेलवे लाइन डाल दी है। आगे हम्म, कनेक्टिविटी सिर्फ 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की है, वो हमारे प्लान के अंदर ऑलरेडी है। जिस दिन वो आ जाएगा, उस दिन हम ये भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, चिंता नहीं करो आप। राइट, सही है। नहीं, चिंता मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट वो एक जियोपॉलिटिकल पोजीशंस को देख रहा होता है ना, आई एम जस्ट टॉकिंग No, अबाउट दैट। अच्छा what you're जैसा saying makes sense, but when things are going in the nonsense side उस एग्जैक्टली वक़्त हर सेंस कंट्री की बात अपने करनी थोड़ी इट्स नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज़ अगर आपने वो उस ह्यूमैनिटेरियन के लिए भी हमारी हेल्प करने से एग्जैक्टली इनकार कर नहीं, दिया, बहुत सारा तो ट्रस्ट हम डेफिसिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है जैन साहब, मैं उस पे बिल्कुल, क्योंकि वो इतना बड़ा है, 75-76 सालों का वो आ रहा है, कभी जंग हो रही है, कभी हमारे आपस में कुछ ना कुछ चल रहा होता है अनफॉर्चुनेटली। ट्रू, अगर सही होता तो फिर ये उस शायद सूरत हाल में बात होती और बड़ा बड़ा स्ट्रांग होता। मैं कहता हूँ कि शायद इससे बेहतरीन रूट मेरे ख्याल में शायद ही दुनिया का कोई होता जो यस, ये बन सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकता। लेकिन मेरा क्वेश्चन था, अच्छा, रशिया के हवाले से रशियन एम्बेसडर गणेश साहब जो है यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान, चीन, ईरान एंड रशिया, ये एक कोर ग्रुप है। अब हमें ये भी पता है कि भारत के साथ रशिया के कैसे ताल्लुकात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी भी 60% या 65% जो आप लोगों का डिफेंस से रिलेटेड आर्सनल है या और चीजें, इक्विपमेंट है,
वो इस वक्त भी रशिया से आता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट है एक दूसरे के साथ, बहुत कुर्बतें हैं, बहुत ज्यादा दोस्तियां हैं, तो तब जाके पॉसिबल हो रहा है, वैसे थोड़ी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये अमेरिका की बहुत ज्यादा जो मतलब जिसे कि नजदीकियां हैं भारत के साथ, वो वजह है या कुछ और चीजें आपको नजर आती देखिए, पहली बात ये है कि स्टेटमेंट किसने दिया है? जी? ये स्टेटमेंट पुतिन साहब ने नहीं दिया। एक एग्जैक्टली, एम्बेसडर है जो रशिया के पाकिस्तान के एम्बेसडर अंदर है। बैठा है, बिल्कुल उसने ठीक। स्टेटमेंट दिया है। जी, अब मैं आपको थोड़ा-सा, बिकॉज़ मैं एक कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर रहता हूँ, मैं बिल्कुल आपको ठीक। कम्युनिस्ट कंट्री का जो काम करने का स्टाइल है, मैं उसको समझा सकता हूँ। जी, यहाँ पर किसी के भी स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है। जो ऊपर बिग बॉस ने बोल दिया, उसको ये बोलते हैं ओके, भगवान। क्योंकि इनके ओके, कंट्री में यहाँ पर भगवान, अल्लाह कोई भी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं बिल्कुल, प्रेज़िडेंट से ऊपर कुछ है ही नहीं। है। तो जो वो बोलेगा उसी की वैल्यू है, नीचे कुछ भी बोलता रहे, नोबडी टेक्स केयर। सेकंडली, ओके, जो एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, उसका काम है कि पाकिस्तानियों को खुश रखना, फिर नहीं तो पता लगे उसकी बीवी को उठा के ले गए। तो उसकी भी मजबूरी है कि भई मैं जिस कंट्री में बैठा हूँ, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बोलता रहूँ कि भई आप ओके। कोर मेंबर हैं, यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आप भी खुश हैं। सेकंडली, उसको उसका काम है वहाँ पर कि नहीं, चाइना को भी पहले ये खुश रखना चीज़ है। नहीं थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले ये चीज़ नहीं थी, इस तरह के नहीं थी? बयानात हम कभी रशियन एम्बेसडर को किसी मतलब कंट्री के नेशनल डे में अगर हम देख लें तो कह देते हैं कि ये रशियन एम्बेसडर है, दैट्स इट। इसके अलावा दैट्स इट। हमने कभी रशियन एम्बेसडर की प्रेजेंस नहीं देखी पाकिस्तान में। आप कभी भी नहीं देखोगे। आप जी, कभी भी चाइनीज़ एम्बेसडर है यहाँ पे, जैसे भारत के अंदर है या चाइना में आप पाकिस्तान में भी होगा, आप कभी इनके स्टेटमेंट्स नहीं सुनोगे, बिकॉज़ ओ दे आर नॉट अलाउड टू कम पब्लिकली आउटसाइड। हाँ, किसी दिन नेशनल डे हो गया, आ गए, झंडा फैला दिया, 1 घंटे के लिए आएँगे, चुपके से बिल्कुल। निकल भी जाएँगे। आपको पता भी नहीं लगेगा शायद कि ये एम्बेसडर है चाइना का या रशिया का। हुँ, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का हमेशा ही ये हाल होता है, अगर किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया भी है, वो आपको खुश करने के लिए है, बट अदरवाइज़ मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, वकार भाई, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं। क्या आप अपने देश का, जो आपके मुल्क का जो हाल है आज की डेट में, हाँ आप जी। अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं इस रीजन के अंदर इन एनी स्फेयर? बेशक वो साइंस है, नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं। है, फॉरेन ट्रेड है, इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, रिलेशनशिप है। जी, आप किसी भी चीज़ में अपने आप को रेलेवेंट मान सकते एब्सोल्युटली हैं? नॉट, अगर एब्सोल्युटली नॉट। आप खुद एज़ अ पाकिस्तानी अपने कंट्री को रेलेवेंट नहीं मान सकते, हाउ कैन यू टेक अ स्टेटमेंट या ऑफ अ रशियन एम्बेसडर जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है स्टेटमेंट की, तो आप उसको भी सीरियसली कैसे ले सकते हैं? ये हुँ, ठीक है कि आपके लोग वहाँ पे बहुत जल्दी से क्योंकि इमोशनल कॉम है, बहुत या जल्दी इमोशनल हो जाते हैं कि देखिए जी रशिया ने हमें हाँ, बोल दिया, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक आप और खुश हो रहे हो। जी, अदरवाइज़ इसकी रियलिटी पीछे नंबर बिल्कुल ज़ीरो है। आपने बिल्कुल सही बोला एक। रशिया, अगर आज की डेट में, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, आप रशिया के सामने 3 प्लेयर हैं, जी, चाइना है, भारत है और पाकिस्तान है। जी, बिल्कुल। रशिया किसको ट्रस्ट करेगा आज की डेट में? भारत को, सिंपल भारत। आपके सामने रशिया को भी ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रशिया चाइना को भी ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने ट्रस्ट क्रिएट ही नहीं किया किसी के साथ। तो अभी अब हुँ, जो G20 के अंदर जो भारत ने किया कि डिक्लेरेशन को साइन करवा लिया और रशिया का नाम भी हुँ, आने नहीं दिया। जबकि बिल्कुल, पिछले 1 साल में बिल्कुल, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, उसका मेन एजेंडे का डॉक्यूमेंट कभी साइन ही नहीं हुआ 1 साल से, यस, क्योंकि रशिया बीच में अड़ा हुआ था। हमने मुद्दा भी सॉल्व कर दिया, डिक्लेरेशन साइन करवा लिया, 150 से ज़्यादा पॉइंट्स ओके करवा लिए, अफ्रीकन यूनियन को बीच में एंटर करवा दिया। हुँ, भई इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? अब हुँ, उसके बाद आप सोचें कि वो पाकिस्तान को ट्रस्ट करेंगे, चाइना को ट्रस्ट हुँ, करेंगे, भारत को साइड में कर देंगे? इम्पॉसिबल है भाई। बिल्कुल सही है और यकीनन ये बात बड़ी अहम इसलिए है कि मैंने कहा कि 70 75 सालों से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं भारत के साथ, रशिया के। पहले भी थे, अब भी है और मेरा ख़्याल है कि आइंदा भी रहेंगे। ये शायद ख़त्म होने वाला नहीं और बल्कि वो भारत भी यही बात करता है कि हम किसी और पे ट्रस्ट बाद में करेंगे। हमने जिसको टेस्ट किया हुआ है वो रशिया है और हमारा टेस्टेड फ्रेंड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वकार बार-बार जी, जी। वकार भाई, मैं ना आपको एक लास्ट चीज़ बोलना चाहता हूँ, जी, मैं प्लीज़ दिमाग से ज़रूर, ज़रूर सर। निकल गई थी मेरे। मैं रशिया गया हूँ 2 बार ओके, और वहाँ पर जो लोग हैं, देखिए अगर आप भारत में पूछेंगे किसी को कि भई आप रशिया को और चाइना में, आप दोनों में से किसको ज़्यादा पसंद करते हो? तो आपको जी। हर एक भारतीय बोलेगा रशिया। आई डोंट नो व्हाई।
लेकिन हम रशिया के साथ दिल से कनेक्टेड फ़ील करते हैं, ज्यादा चाइना से कंफर्टेबल कनेक्टेड फील फ़ील करते नहीं हैं। करते। अब रशिया में जाते हैं, अब रशिया में भी बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं ना, वो भारत से थे। मैं बड़ा हम्म। हैरान हो गया सुन के जब उन्होंने बोला कि वी फ़ील कनेक्टेड विद भारत। हमने बोला ओ। वो क्यों? वो कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें इतने वर्ड्स हैं, जो कि संस्कृत से आते हैं। आज भी इनकी हम्म। लैंग्वेज में जो रशियन लैंग्वेज है उसमें वर्ड्स संस्कृत के हैं, इसलिए ये अपने आप को भारत से कनेक्टेड भी फील करते हैं। दैट मीन्स ये दिल से कनेक्शन है, ये कोई पॉकेट से कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इसमें कोई शक नहीं है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है और एक चीज़ जो मैं आखिर में कहना चाहूँगा वो ये है कि कनेक्टिविटी आपकी दुनिया के हर कंट्री के साथ होनी चाहिए, ताल्लुकात सबके साथ बेहतर से बेहतर होने चाहिए। ना ये कि हम चीन के साथ हैं तो हम कहें कि जी हम सऊदी अरेबिया के साथ क्यों जाएँगे? अगर हम भारत के साथ हैं तो हम कहते हैं कि जी हम नॉर्थ कोरिया या चीन के साथ क्यों जाएँगे? मेरे ख़्याल में इस चीज़ को हमें बदलना चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा इसकी सख्त ज़रूरत है हमें हर तरीके से हमारी इकोनॉमी को, हमारे कंट्री को, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये करेगा कौन? ये हमें नहीं पता। ख़ैर सुमित जैन साहब थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।